आज एक ऐसे कालजयी चिंतक का जिक्र जिसके विचारों से कई विचारधाराओं का क्रम फूटता है, जो समाजवादी नहीं मगर समाजवादी सिद्धांतों के लिए एक विकल्प छोड़े जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य जिसकी कल्पनाओं में शुमार है और जिसके चिंतन का क्रम एक सकारात्मक राज्य की तरफ आगे बढ़ाता है। हम जिक्र कर रहे हैं टी.एच. ग्रीन का। इस ब्रिटिश दार्शनिक ने तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन की मांग की और इसी परिवर्तन का एक जायजा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपसे रूबरू हूँ डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबौर कॉलेज सबौर। आइए टी.एच. ग्रीन के नए बेबाक विश्लेषण और विचारों के सारगर्भिता को समझें और एक अनुभव सिद्ध जीवन के और विचारों के कड़ियों में एक नया कड़ी जोड़ें टी.एच. ग्रीन का। राजनीतिक चिंतन की दुनिया में एक अमिट हस्ताक्षर जिसने उद्घोष किया कि अगर राज्य व्यक्ति के हितों की रक्षा न कर सके तो व्यक्ति राज्य की आज्ञा पालन से मुक्त हो सकता है और राज्य औचित्यहीन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का दायित्व राज्य का है। राज्य यहाँ स्पष्ट है कि राज्य की भूमिका न्यूनतम नहीं वरन अधिकतम होगा, परंतु परम शक्तिशाली नहीं, क्योंकि वह दिल से उदारवादी है। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं चिंतन की दुनिया का अनूठा नाम टी.एच. ग्रीन का। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में टी.एच. ग्रीन एक ऐसा नाम जिसके चिंतन से कई राजनीतिक विचारधाराएं निकलती हैं। लॉक सहित समझौतावादी विचारकों के प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार और अनुभववाद, बेंथम के सुखवाद, उपयोगितावाद जैसी मान्यताओं का खंडन करते हुए इस ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक ने नैतिक मूल्यों पर आधारित राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। टी.एच. ग्रीन की ख्याति अर्ध उदारवादी, अर्ध आदर्शवादी एवं अर्ध समाजवादी के रूप में है, परंतु इनके मूल चिंतन का विषय सकारात्मक उदारवाद ही रहा है, जिसने समाज सुधार एवं लोक कल्याण को प्रमुख राजनीतिक एजेंडा बनाया। ब्रिटिश राजनीति एवं शिक्षा जगत में लगभग 40 साल टी.एच. ग्रीन का एक छत्र प्रभाव रहा, कदाचित जे.एस. मिल से भी ज़्यादा। ब्रिटेन की लेबर पार्टी का जो सैद्धांतिक आधार रहा है वह भी टी.एच. ग्रीन के विचार ही रहे हैं। भारत सहित दुनिया भर में ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ जो भी संघर्ष हुए वह भी टी.एच. ग्रीन के विचारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरित रहे हैं। आइए अब हम जिक्र करते हैं टी.एच. ग्रीन को प्रभावित करने वाले उन महान दार्शनिकों का, जिसमें प्रमुख नाम है रूसो, जे.एस. मिल, हेगेल और कांट जैसे आदर्शवादी विचारक। इसके बाद जिक्र उन विचारकों का जिसको टी.एच. ग्रीन ने प्रभावित किया है या जिनके विचारों में टी.एच. ग्रीन दिखते हैं, उसमें प्रमुख तौर पे रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन, फ्रीडमैन, बोशांके, मैकाइवर और एक हद तक लॉस्की भी। इनकी प्रमुख पुस्तकों का जिक्र जरूरी है, जिसमें टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक चिंतन का सार मिलता है, जिसमें इसकी झलक मिलती है। उसमें प्रमुख तौर पर जो उनकी पुस्तक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रोलेगोमेना ऑफ एथिक्स
जो 1883 में आई, और इसके बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जो 1895 में आई है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये दो महत्वपूर्ण कृति टी.एच. ग्रीन की, जिससे टी.एच. ग्रीन के विचारों को समझा और महसूस किया जा सकता है। ग्रीन के विचार तत्वमीमांसा, नीतिशास्त्र, राजनीति के दायित्व, इन तीन विषयों को एक सूत्र में बांधकर जर्मन आदर्शवाद एवं ब्रिटिश उदारवाद के समन्वय का प्रयास किया है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार मनुष्य या राज्य मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, परंतु निश्चय ही ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है जिससे मनुष्य की नैतिक उन्नति हो सके। टी.एच. ग्रीन ने नैतिकता और राजनीति को लगभग पर्यायवाची माना है। उनके अनुसार राजनीति एवं तत्वमीमांसा में सीधा संबंध है। अनुभववादी विचारक डेविड ह्यूम, बेंथम, जे.एस. मिल जैसे विचारक यह मानते थे कि तथ्यों का सही ज्ञान इंद्रियों के अनुभव पर आधारित होते हैं। अतः तत्वमीमांसा से इसका कोई लेना देना नहीं, तत्वमीमांसा का इसमें कोई महत्व नहीं है। ठीक इसके विपरीत टी.एच. ग्रीन ने नैतिक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान के रूप में मान्यता दी। नीति शास्त्र को एक ऐसी कड़ी का दर्जा दिया जो राजनीति को तत्वमीमांसा से जोड़ती है। इस प्रकार ग्रीन की नज़रों में राजनीति एक नैतिक कार्य है और वर्तमान समाज के अनैतिक चेहरे को, शोषण एवं अन्याय को दूर करने की इन्होंने वकालत की है। इस तरह टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद को जो नया मोड़ दिया, यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था। उसने 2 पीढ़ियों तक ब्रिटिश उदारवाद को अपने रंग में रंग दिया और यह साबित किया कि यदि उदारवाद की परंपरा को जिंदा रहना है तो उसे दार्शनिक एवं नैतिक कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। टी.एच. ग्रीन ने सार्वजनिक मताधिकार, सामाजिक कानून, सार्वजनिक शिक्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति, यह सब कमजोर एवं खोखली मान्यताएं हो चुकी थी। ग्रीन यह मानते हैं कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से सुख नहीं ढूंढता, कर्म का युक्तियुक्त या यूँ कहें कि उचित आधार इच्छा और विवेक है, तृष्णा या लालसा नहीं। मानव प्रकृति के बारे में यह धारणा हमें सामान्य हित की संकल्पनाओं की ओर ले जाता है। इसी क्रम में सामान्य हित की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए टी.एच. ग्रीन ने बताया है कि अनुभववाद, उपयोगितावाद एवं व्यक्तिवाद के समर्थक व्यक्तियों को पृथक पृथक इकाइयों के रूप में देखते हैं। ठीक इसके विपरीत ग्रीन ने मनुष्य के सामाजिक प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया है। मनुष्य अपने स्वार्थ एवं व्यक्तिगत शुभ को उतनी अच्छी तरह नहीं पहचानते जितनी अच्छी तरह अपने सामान्य हित को पहचानते हैं। ग्रीन की नज़रों में राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक दायित्व का आधार है। राज्य को केवल वहीं तक कानून बनाने का अधिकार है जहां तक वह सामान्य हित का साधक हो सके, और व्यक्ति भी कानून पालन करने के लिए वहीं तक बाध्य है जहां तक वह सामान्य हित के अनुरूप हो। इसी क्रम में ग्रीन ने स्वतंत्रता और अधिकार पर भी एक नैतिक व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ग्रीन के नज़रों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता का विचार उन्होंने रखने की कोशिश की है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता का विचार उन्होंने इमैनुअल कांट से ग्रहण किया है, जबकि अधिकारों की व्यवस्था में
राज्य की नैतिक भूमिका का विचार इन्होंने हीगल से ग्रहण किया है। यहाँ ज्ञातव्य हो कि ये दोनों यानी कांट और हीगल आदर्शवादी विचारक हैं। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में सबको आत्म विकास के लिए समान अवसर और परिस्थितियों का प्राप्त होना। इन परिस्थितियों को उपलब्ध कराना या ऐसी परिस्थिति बनाना राज्य का दायित्व है। इसी क्रम में टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करते हैं और अधिकार राज्य के लिए जरूरी है। कांट के स्वतंत्र नैतिक इच्छा सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के स्वतंत्रता का सार तत्व आत्मनिर्णय है। राज्य के लिए यह उचित नहीं है कि आत्मनिर्णय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न करे, बल्कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्र नैतिक इच्छा को मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर दे और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करे। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता ऐसा करने और पाने योग्य हो, यह पाने की इच्छा ही सदिच्छा है और सदिच्छा की पूर्ति की क्षमता ही सकारात्मक स्वतंत्रता का सार तत्व है। यहाँ स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि वह व्यक्ति के उन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि की आज्ञा देते हैं जो नैतिकता की कसौटी पर खरे उतरते हों। इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को एक ही रास्ता चुनने का संकेत देती है या प्रेरणा देती है, जिसे वह अपनी आंतरिक प्रकृति की प्रेरणा से चुनता और पहचानता है। यह विचार ग्रीन को रूसो के बेहद करीब पहुंचा देता है। रूसो की नज़रों में राज्य की शक्ति या प्रभुसत्ता मनुष्य के नैतिक अधिकारों को लागू करने का साधन मात्र है। वस्तुतः मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, जैसा कि रूसो ने भी कहा है। उसी के अनुरूप हीगल कहते हैं कि मनुष्य में दो तरह की इच्छा होती है। पहला सदिच्छा, जिसे ग्रीन गुड विल की संज्ञा देते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण इच्छा है जो के संदर्भ में उनका तर्क है तात्कालीन इच्छा, जिसे वह एक्चुअल विल कहता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि जो सद इच्छा है वह ये गुड विल, जो रूसो का जनरल विल है, वह इक्वल है, और तात्कालीन इच्छा जो एक्चुअल विल है वो रूसो का भी एक्चुअल विल है। ग्रीन के अनुसार कभी कभी तो तात्कालिक इच्छा मनुष्य में होती है और उसके दमन के लिए राज्य के कानून जरूरी होते हैं। वैसे तो कोई भी कानून मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आधारित है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। इसी क्रम में ग्रीन की अवधारणा है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। कानून के अंतर्गत केवल उन कार्यों पर रोक लगाना चाहिए जो राज्य की नैतिक उद्देश्यों की सिद्धि या पूर्ति में बाधक हो। ठीक वैसा ही जैसा कि रूसो ने अपने एक्चुअल विल के संदर्भ में कहा था कि ये स्वार्थ प्रेरित इच्छा होगी, उस पर ब्रेक होना चाहिए, उस पर प्रतिरोध या प्रतिबंध होना चाहिए। इसके बावजूद ग्रीन ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का समर्थन किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसे कृत्यों के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया है। जब इतने कृत्यों के साथ ग्रीन अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ते हैं, और यह भी स्पष्ट है कि ग्रीन की पहचान राजनीतिक चिंतन की दुनिया में लोकतांत्रिक राज्यों या सकारात्मक राज्य के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ग्रीन जिस नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है वह कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। ग्रीन ने राज्य एवं समाज में अंतर किया है। अधिकार राज्य या कानूनी मान्यताओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि समाज की
मान्यताओं पर आश्रित होते हैं, जिसका सही स्रोत समुदाय की नैतिक चेतना है। राज्य आदर्श उद्देश्यों की सिद्धि का साधन मात्र है, स्वयं में आदर्श उद्देश्य नहीं, जैसा कि आदर्शवादी मानते रहे थे, जिसमें हिगेल, बोशांके जैसे विचारक आते हैं। हालांकि ग्रीन को भी कई बार आदर्शवादी विचारकों में पढ़ा जाता है, लेकिन उसके अलग ग्रीन के शब्दों में राज्य अधिकारों को मान्यता देता है, उसका सृजन नहीं करता। ग्रीन ने संपत्ति के विनियमन यानी रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी पर विशेष रूप से बल दिया है, जो कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता है। ग्रीन ने निजी संपत्ति का समर्थन तो किया, परंतु नियंत्रण एवं शर्तों के साथ। ग्रीन ने विशेष रूप से भूमि के स्वामित्व पर तथा उसके उचित वितरण पर बल दिया है। ग्रीन की मान्यता थी कि भूमि के स्वामी का भूमि के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इसका मनमाना वितरण या अधिग्रहण भी नहीं होना चाहिए। ग्रीन की समझ है कि पूंजीपति एक गैर जिम्मेदार कौम है, इस वर्ग पर नियंत्रण राज्य का दायित्व है। संपत्ति एक अधिकार के रूप में दिया जाना चाहिए, मगर गरीबों की और बेसहारा की कीमतों पे नहीं, क्योंकि निर्बाध पूंजीवाद सभ्य समाज के लिए कभी भी शुभ नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि ग्रीन ने सामाजिक विषमता पर सवाल उठाए और कहा, स्वतंत्रता वही अच्छी जो समानता पैदा करे। इन्होंने अवसर की समानता पर बल दिया है। यहाँ स्पष्ट है कि ग्रीन ने समाजवाद का कहीं समर्थन तो नहीं किया, लेकिन समाजवादियों के लिए एक दार्शनिक आधार जरूर छोड़ गया। इस प्रकार ग्रीन ने एक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। उदारवादी और आदर्शवादी परंपरा को साथ जोड़कर नकारात्मक स्वतंत्रता एवं संकीर्ण व्यक्तिवाद के दायरे से उदारवाद को बाहर निकाला और सकारात्मक उदारवाद की नींव रखी। इसी क्रम में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद और युद्ध के बारे में अपने विचार रखे हैं, जिसे उसे अंतर्राजनीतिक चिंतन की दुनिया में मानवतावाद के बेहद करीब ले जाता है। ग्रीन ने माना है कि राज्य को अपने से बाहर के समुदायों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार राज्य का आधार उसके जनता की सामान्य इच्छा है, उसी प्रकार संपूर्ण मानवता की भी एक सामूहिक इच्छा होती है, जिसे हम मानव जाति की सामूहिक चेतना कह सकते हैं। ग्रीन विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थक है। उसकी यह धारणा उसके प्रत्ययवादी राजनीतिक चिंतन की एक विशिष्ट धारणा है, जिसके कारण वह युद्धों को अन्यायपूर्ण सिद्ध करता है। राज्य के पारस्परिक युद्ध मानव जीवन के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। यदि एक राष्ट्र अपनी एकता या स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, तो ऐसे युद्धों में मानवों का संहार न केवल व्यक्ति के जीवन के अधिकारों पर आघात है, अपितु युद्ध का तात्पर्य अतीत की एक भूल के निवारण के निमित्त दूसरी बड़ी भूल करना है। ग्रीन की मान्यता है कि युद्धरत राष्ट्र अपनी अपूर्णता का परिचायक होता है। ग्रीन का यह युद्ध विरोधी दृष्टिकोण नैतिकता तथा मानवतावाद पर आधारित है। साथ ही इसके द्वारा ग्रीन ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया है और ग्रीन ने एक शुभ, शांति और समृद्ध विश्व की परिकल्पना को साकार किया है। इस प्रकार टी.एच. ग्रीन राजनीतिक चिंतन में मनुष्य को केंद्र में रख करके एक नैतिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हुए उदारवादी राज्य का आधार स्तंभ खड़ा करते हैं, जो सकारात्मक राज्य में परिवर्तित होता हुआ दिखता है। उम्मीद है
टी.एच. ग्रीन के विचारों का आकलन और समझ आपने बनाई होगी और हमारा यह प्रयास आपके लिए सार्थक हुआ होगा। धन्यवाद।